हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ये दूसरा मैराथन क्लास है जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। सारे प्रश्न बैंक के हैं, जो कि उम्मीद किया जा सकता है कि बोर्ड द्वारा प्रश्न बैंक तैयार किया गया है, तो आपकी परीक्षा में इन्हीं प्रश्न बैंकों से प्रश्न पूछने की उम्मीद किया जा सकता है। ठीक है, खैर इनको तो करेंगे ही आप। इसके अलावा जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी मैं कराते जा रहा हूँ, लगातार चैप्टर बाय चैप्टर करवाते जा रहा हूँ। तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि खाली इसी प्रश्न पे आपको डिपेंड रहना है। ठीक है, तो अच्छा, जल्दी आप लोग वीडियो शेयर कर दें अपने मित्रों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, है ना, और लोगों से संपर्क करने का सभी ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं, मित्रों को भी बुला सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए, अगर क्लास मस्त लगे तो लाइक करें, शेयर करें भी। ठीक है, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सदस्यता ले लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि भाई अच्छी लग रही क्लास आप लोगों को, मैं कुछ कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, भले ही छोटा ही सही, लेकिन कुछ कर पा रहा हूँ। तो आप ध्यान दिया करें, हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक किया करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2, जो कि दो चरों का रैखिक समीकरण नाम का चैप्टर है। दो चरों का रैखिक समीकरण नाम का चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले मैं अति लघुत्तरी प्रश्न को लिया हूं, जो कि 1 नंबर से संबंध रखते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला देख सकते हैं, क्या लिखा है। दो चरों के समीकरणों द्वारा, यानी दो चरों के समीकरण मतलब कि ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हों, जैसे x y हो, y z हो, कोई भी दो चर हों। चर मतलब जिसका निश्चित मान नहीं होता, उसको चर कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि 2x + 3y = 5, तो यहाँ पे x और y दोनों हैं, यानी दो चर हो गए। तो ऐसे ही दो चरों वाले हमारे पास समीकरण होंगे, और समीकरण द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान बिंदु क्या कह रहा है कि दो चरों के समीकरण द्वारा प्रदर्शित सरल रेखा, यानी दो चर समीकरण होंगे, दो चरों के समीकरण होंगे, उनको जब हम ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं, सरल रेखा बनाते हैं। मान लीजिए सरल रेखा प्राप्त होता है, और वो सरल रेखा अगर, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से समझिएगा, इस प्रकार से मान लीजिए, तो एक रेखा यहाँ से ऐसे गई, दूसरी रेखा इस प्रकार से ऐसे चल रही है, तो ये कटान बिंदु है। ये कटान बिंदु, इस कटान बिंदु की बात कर रहा है। ठीक है, तो सरल रेखाओं का कटान बिंदु ही उन समीकरणों के, मतलब इन दोनों समीकरणों के ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर जो निर्देशांक होगा, वही निर्देशांक इन दोनों समीकरणों का हल होगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब क्या, इसमें खाली स्थान में भरना था, तो सही हल होते हैं समीकरण के, हल होते हैं, वही हल होते हैं। ठीक है, ऐसे फिर से देखिए, दो चरों के समीकरणों द्वारा प्रदर्शित, यानी दो चरों का समीकरण होगा, उनके द्वारा प्रदर्शित इस प्रकार से जो रेखाएं हैं, अगर आप दर्शाते हैं, और रेखाएं एक दूसरे को अगर काटती हैं, तो जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु का जो निर्देशांक आता है, ये सारी बात तो आपको पता होना चाहिए। कटान बिंदु पर दो निर्देशांक प्राप्त होंगे, और वो निर्देशांक हमारे उन दोनों समीकरणों के हल होंगे, यानी x और y के मान होंगे। जब आप समीकरणों को हल करोगे तो x y के मान जो प्राप्त होंगे, उस कटान बिंदु के निर्देशांक और वो जो हल होंगे, दोनों सेम होंगे।
ठीक है। और ये कंडीशन आता है समीकरण निकाय का जब अद्वितीय हल होता है, तब ये कंडीशन आता है, यानी हमारा समीकरण निकाय क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल के लिए होता है, ठीक है, जब एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो यहाँ पे तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे हल होगा, क्या होगा, हल, समीकरणों के हल होते हैं, है ना, मतलब वो जो बिंदु है वही समीकरणों के हल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब दो चरों के समीकरणों द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाएं समांतर हैं, यानी दो हमारे पास दो चर वाले समीकरण उसी प्रकार से हैं, अब उनके द्वारा मान लीजिए कि दो सरल रेखा प्रदर्शित की जाती है और वो दोनों रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, इस प्रकार से समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे, अब बिंदु नहीं दिखा रहा हूँ, ये सारी बात तो आपको पता रहनी चाहिए, दिखा के आप उसमें किताब देख लीजिएगा, किताब में होगा, पेज नंबर 37-38 पे है, 37 पेज नंबर पे आप देखिएगा तो पहला दूसरा तीसरा टॉपिक दिया हुआ है, ऐसे स्टेप बना के दिया है, वहाँ पे ग्राफ भी प्रदर्शित किया गया है, किताब में देखिए आप, तो वहाँ पे ये सारी बात आपको मिलेगी, वहाँ पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको जरूर पता चलेगा। क्या लिखा है, जब दो चरों के समीकरणों द्वारा प्रदर्शित सरल रेखा, यानी ये एक चर का समीकरण होगा, ये दूसरे का हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये रेखा है, अगर समांतर होती हैं तो उन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता। अगर ये दोनों के दोनों क्या हैं, समांतर हैं, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसे हो सकते हैं, समांतर रेखाएं, दोनों समीकरणों की समांतर रेखाएं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से हैं तो उनको जब सॉल्व करते हो, ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन निकाय का कोई भी हल नहीं प्राप्त होता है, मतलब उनको हल करना पॉसिबल नहीं है, उनका हल करने में दिक्कत होगी, x का मान y का मान प्राप्त करने में समस्या होगी, तो उन समीकरणों का कोई भी हल नहीं है। ऐसे कंडीशन तो हम लोग पढ़े हैं ना, क्लास में लिया हूँ, देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ है, तो कोई भी हल नहीं होता। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि उन रेखाओं में कोई बिंदु, मतलब कि इन रेखाओं में बहुत सारे बिंदु होंगे, क्योंकि बिंदु के बिना तो रेखा बनेगा ही नहीं, बहुत सारे बिंदु होंगे, निर्देशांक होंगे, ये रेखाएं उन्हीं से बनी हुई हैं, ठीक है, तो इनमें कोई भी बिंदु एक दूसरे से मेल नहीं खाते होंगे, यानी यहाँ पे मान लीजिए जो बिंदु है वो इसमें से किसी पर से मेल नहीं खाएगा, यहाँ पर जो स्थित है इसमें से किसी पर मेल नहीं खाएगा, यहाँ पर जो स्थित है इसमें से किसी पे मेल नहीं खाएगा, यानी ना इसका इस पे मेल खाएगा, ना इसका इस पे, ना इसका इस पे खाएगा, मतलब कोई भी कॉमन पद नहीं है, कोई भी यहाँ पे क्या होगा, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ, यहाँ पे क्या होगा, खाली स्थान में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं होगा। फिर से पढ़िए, क्योंकि उन रेखाओं में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। अगर निकाय का कोई भी हल नहीं होता, निकाय का कोई भी हल नहीं होता, तो उन रेखाओं पर जितने बिंदु हैं, दोनों के जो बिंदु निर्देशांक दिए गए होंगे, तो वो मेल नहीं खाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ठीक है, यानी उभयनिष्ठ जब मेल खाता है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कि कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, एक जैसा हो, ठीक है, ये सारी बातों पर पता है आपको, क्योंकि अब सारी किताब को आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद फिर अब हम लोग ये मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं, प्रश्न बैंक जो दिया गया है को प्रश्न बैंक के अनुसार कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी बातों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, खाली स्थान में क्या होगा, खाली स्थान में उभयनिष्ठ होगा, उसमें हल, इसमें उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, क्या आप इस बात से, अच्छा ये सत्य जैसा लग रहा है कि नहीं, क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है, संपाती रेखाएं जानते हैं आप लोग, संपाती रेखाओं का मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर स्थित होती हैं, वो संपाती रेखाएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं, संपाती रेखाएं। तो क्या कह रहा है, और ये कंडीशन कब आता है, अंतः अनेक हल में होता है ऐसा, ठीक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संपाती रेखाएं प्रदर्शित करने वाले दो चरों के समीकरण अंतः अनेक हल, बिल्कुल अंतः अनेक हल होंगे तब जब रेखाएं संपाती होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक दूसरे पर स्थित होंगे, इसका मतलब ये हुआ
कि पहली रेखा के कुछ बिंदु या मैक्सिमम बिंदु या पूरे बिंदु दूसरी रेखा के बिंदु से मेल खाती होंगी, उभयनिष्ठ होंगे। कैसे होंगे? उभयनिष्ठ होंगे। ये वाले में उभयनिष्ठ नहीं था। जब निकाय का, यहाँ देखिए, निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब उभयनिष्ठ नहीं होते, इसके बिंदु इससे मेल नहीं खाते हैं। लेकिन जब अंतः अनेक हल होता है तो इन दोनों के बिंदु जो होते हैं उभयनिष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछा गया खाली स्थान, तो इसमें भी खाली स्थान पूछ सकता है कि उन रेखाओं के कोई बिंदु, उन रेखाओं के बिंदु खाली स्थान होते हैं तो क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ होते हैं। किसमें लिखेंगे? अंतः अनेक हल वाले में लिखेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे पे क्या होते हैं? स्थित होते हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा आपको समझ में आ गया। अच्छा, आ गया होगा तो लाइक करें, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी करें भाई मित्रों के पास, फटाफट शेयर करिए सबसे पहले सब कोई। चलिए अगला देखते हैं। यदि समीकरण निकाय, ये निकाय दिया गया है a1 x b1 y बराबर c1, ठीक है, a2 x धन b2 y बराबर c2 हो, तब समीकरण निकाय के अद्वितीय हल रखने का प्रतिबंध क्या है? अच्छा, सभी प्रतिबंधों को एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं आप लोगों को। सभी प्रतिबंधों को देखिए, अगर मान लीजिए आप इन समीकरण निकायों से, दो चर वाले समीकरण निकायों से यदि आप a1 बटा a2 निकालें, b1 बटा b2 निकालें, c1 बटा c2 निकालें। ठीक, सबसे पहले तो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 इन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरणों से निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखेंगे यदि तीनों मान अलग अलग हैं, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है? समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, और अद्वितीय हल होता है, आप ग्राफ पे दर्शाओगे तो उनके द्वारा जो निर्मित रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने पे जहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहाँ पे जो निर्देशांक होगा वो निर्देशांक इन समीकरणों के हल होंगे, यानी x y के मान होंगे। ठीक है, तो एक तो प्रतिबंध ये है। दूसरा हो सकता है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यानी दो मान बराबर हैं और तीसरा मान लीजिए अलग है। अब ये जरूरी नहीं कि लास्ट वाला ही अलग है, कोई भी दो मान एक जैसे हों और तीसरा मान अलग हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये निकाय का क्या होगा? निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। इसको आगे सॉल्व भी नहीं करना है, मैंने आपको सिखाया है कि आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना है। और ऐसे कंडीशन में जब रेखाओं को दर्शाया जाता है इनके द्वारा, अगर वो समीकरण वाकई में कोई भी हल नहीं का है तो रेखाओं को जब ग्राफ पे दर्शाते हो तो दोनों के दोनों एक कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों के दोनों समांतर होते हैं और कोई भी उन पर स्थित कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो खाली स्थान में आपको पढ़ाया गया है अभी जस्ट। ठीक है, चलिए अच्छा, एक और प्रतिबंध है। तीनों प्रतिबंधों को बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे खैर को एक ही पूछा है, यहाँ पे खैर एक ही पूछा है, निकाय का अद्वितीय हल है। तो ये वाला अद्वितीय हल होता है। ये कैसा होता है? अद्वितीय हल। और ये वाला कोई भी हल नहीं। ठीक है, एक और होता है, यदि मान लीजिए आप a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकाल रहे हो, तीनों मान एक जैसे हैं। तीनों मान कैसे हैं? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों मान एक जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि निकाय का अंततः अनेक हल है और वो एक दूसरे के संपाती होते हैं, यानी एक दूसरे पर स्थित होते हैं। क्या होंगे? निकाय का अंततः अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? निकाय का अंततः अनेक हल होते हैं। ठीक है,
तो अब इसका जवाब देखते हैं। यदि समीकरण निकाय इतना दिया है तब सभी निकाय के अद्वितीय हल रखने का प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध क्या होगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पर अद्वितीय का क्या है, ये है। कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों ना देकर सिर्फ इतना दिया रहता है, शुरुआत के 2 दिए हैं, ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं होता है। इसका मतलब होता है इसके बराबर इसका अनुपात बराबर नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन कहाँ पे दिया है देखो तो। अच्छा, ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी अद्वितीय के लिए ये है। अच्छा, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये तो अंततः अनेक के लिए है। देखो यहाँ पे बताया हूँ, ये किसके लिए है, ये तो ये वाला है, कोई भी हल नहीं है, और ये इसमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। अद्वितीय हल के लिए ये हमारा पहला वाला होगा। क्या, पहला वाला होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको बना लेंगे। अच्छा, अगला देखते हैं समीकरण निकाय के संगत चरों का मतलब क्या हुआ। x, ये x संगत है, y संगत है, ठीक है। तो समीकरण निकाय के संगत चरों मतलब इस समीकरण का x संगत है, y संगत है, के गुणांकों मतलब इसका गुणांक a1 है, इस x का गुणांक a1 है, y का गुणांक कितना है b1, इस x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है, ठीक है। गुणांकों का अनुपात यदि, अच्छा यहाँ पे यदि नहीं एवं होना चाहिए, एवं उनके चरों के अनुपात, हो सकता है मिस्टेक किया होगा, पीडीएफ में भी ऐसा था, उनके अचर मतलब क्या हुआ, अचर मतलब जिसमें चर नहीं है, तो इसमें भी चर है, इसमें भी चर है, ये C1 वाला, C1 और C2 है ना, अचरों के अनुपात बराबर होते हैं तब समीकरण निकाय का हल क्या होगा। अच्छा, क्या बता रहा है, इनका गुणांक, इसका और इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात यदि बराबर हो, देखो इसमें आ रहा है भाई x1 y1 x1 y1, x और x, इसका गुणांक a1, इसका गुणांक a2, इसका अनुपात और ये इनका गुणांक का अनुपात बराबर अचर के अनुपात अगर बराबर हैं, तीनों के तीनों बराबर हैं, तीनों को बराबर कह रहा है, तो निकाय का क्या होता है, अंतः अनेक हल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया है बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि अंततः अनेक हल होंगे, अद्वितीय तो होंगे ही नहीं। अद्वितीय तो कोई भी बराबर नहीं होता है तब होता है, कोई भी हल नहीं होगा। ये तो कब होता है, जब 2 बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता है, और ए और बी तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो होगा ही नहीं, कोई एक होगा, है कि नहीं, दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है ये जो 5वां का आंसर जो होगा, सही जवाब क्या होगा ऑप्शन में, ये होगा बी नंबर। अच्छा, पिछले मैराथन में भी हमने देखा कि उसमें भी जो प्रश्न दिए गए थे 1 नंबरी वाले, तो खाली स्थान भी थे, ऑप्शनल भी थे और आपके सत्य भी थे, इसमें भी शामिल किया गया है। मतलब इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि जरूर आएगा तीनों टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे 2 नंबरी वाले क्वेश्चन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। इस टाइप के 2 अंक के प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न दिया है समीकरण 15x - 3y = 14 एवं 60x - 12y = 56 का हल किस प्रकार का है। हल तो 3 टाइप के आपने देखा, 2 चरों के रैखिक जो समीकरण हैं, तो इनको आपने तो 3 तरीके से देखा, अद्वितीय हल है, कोई भी हल नहीं है, या फिर अंतः अनेक हल है। पहले तो इन बातों पे देखेंगे कि ये तीनों में से किस प्रकार का हल है, यही पूछ रहा है। तो इसको हल किस प्रकार से करेंगे हम लोग। पहले तो लिखेंगे दिया है या दिए गए समीकरण लिख सकते हैं। पहले तो 15x लिखेंगे, 3y = 14, ये समीकरण हमारा हो गया समीकरण 1।
अगला है 60x माइनस 12y बराबर 56। ये समीकरण हो गया हमारा दूसरा। ये दो समीकरण हमारे पास हैं। सबसे पहले इनके द्वारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। a1 b1 c1 ये मान होंगे, ऊपर समीकरण पहले से निकलेगा। a1 का मान होगा 15, b1 का मान होगा -3 c1 का मान होगा 14। इसी प्रकार a2 का मान लिखेंगे। a2 का मान दूसरे समीकरण से निकलेगा। a2 b2 c2, a2 का मान है 60, b2 का मान है -12, c2 का मान है 56। अब a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 बटा a2 15/60। भाई a1 बटा a2 है तो a1 बटा a2 का मान तो इस प्रकार से लिखेंगे, 15 एकम 15, 15 चौको 60, 1 बटा आ गया 4। b1 बटा b2 निकालेंगे, -3 बटा -12, माइनस माइनस कटा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1 बटा 4 ये भी आया। इसी प्रकार c1 बटा c2 निकाल लेंगे। c1 बटा c2 है 14 बटा 56, 14 एकम 14, चौको 56, 1 बटा 4। आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों मान एक जैसे हैं। आपको पता है कि जब तीनों मान एक जैसे होते हैं, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। कैसे, सॉरी अंतः अनेक हल होता है। कभी कभी मुख से निकल जाता है ना। चलिए, तो अगर a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों मान बराबर हैं, तो समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल होता है। क्या होता है? समीकरण निकाय का अनेक, अंततः अनेक, अंततः अनेक हल होते हैं, हल होंगे, है ना। कैसे हल होंगे? अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से पहला का जवाब आपको मिल गया। इतना ही आपको बनाना है ना। पूछ रहा था किस प्रकार का हल है, तो आप देख सकते हैं सभी। अच्छा, यहाँ पे वैसे देखने पे तो पता नहीं चलेगा, जब इसको काट पीट करेंगे तब पता चलेगा कि इसका वास्तव में मान कितना है। सरल करने पर पता चलता है। ठीक है, तो सरल कर लेंगे इस प्रकार, इसके बाद ही आपको पता चल पाएगा। वैसे देखोगे तो 15/60 यहाँ पे है, यहाँ -3 बटा -12 था, यहाँ पे 14/56 अलग अलग दिखेगा। लेकिन इसको सॉल्व करो, सरल करो, इसके बाद पता चलेगा कि वाकई में इसका मान कैसा है। ठीक है, तो पहला का हो गया, है ना। ये 2 नंबर टाइप का ऐसे ही पूछा जाता है, इस टाइप का आपको बनाना है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में x का मान दिया है, y का मान दिया हुआ है, समीकरण ये दिया हुआ है, इसमें p का मान निकालना है। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा, हाँ, अगले देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, x बराबर दिया है, x बराबर 2, y बराबर 4, x बराबर 2, y बराबर 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को ये समीकरण दिया हुआ है। पहले समीकरण को लिख लेंगे, इन मानों को लिखने के बाद समीकरण को लिखेंगे इस प्रकार से। 1 मिनट, फिर सिंपल इन मानों को यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो 7 गुणा कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 2, 2 लिखेंगे, माइनस से माइनस करेंगे, 4 गुणा y का मान 4 है, कितना हो जाएगा बराबर में 2, सॉरी p, बराबर में p। ठीक है, 7 2 14 हो गया, -4 चौको 16 हो गया, बराबर में
P, ठीक है। अब इसको दोनों घटा दो तो P का मान कितना आ जाएगा 14 और 16 घटेगा माइनस का आ जाएगा 2, तो P का मान 2 आ गया। इस प्रकार से इसको बनाना था। देख सकते हैं बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी सेम इसी जैसा है ना। यहाँ पे देखिए K का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा, ये देखिए सरल रेखा बिंदु इतने से गुजरती है, इतने से गुजरती है, उस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। इस निर्देशांक को हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें x y का मान के रूप में लिखेंगे। तो पहला मान, इस निर्देशांक का पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है, तो दिया है करके लिखेंगे x बराबर 1 y बराबर -1। फिर सिंपल क्या करना है, इस समीकरण को लेना, सेम बनेगा दूसरे के जैसा, 2x माइनस 4y बराबर 9, ये दो सेम रहेगा। x का मान 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस k गुणा y का मान -1 बराबर 9, 2 1 कम 2 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस k बराबर 9। तो k बराबर कितना हो जाएगा 9, पक्षांतर करेंगे -2, तो k बराबर कितना हो जाएगा 9 में 2 घटा दिया जाएगा 7। k का मान कितना आ गया, k का मान आपका आ गया 7, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं k का मान आपने निकाल लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर 45 तथा x माइनस वाई बराबर 13 को कथन के रूप में लिखो। कथन के रूप में लिखो यानी आपको ये किस में दिया हुआ है, अंकों में दिया हुआ है, ठीक है, अंकों में दिया हुआ है, आपको शब्दों में लिखना है ना। तो कथन के रूप में कैसे लिखना है इसको, आपको कथन के रूप में लिखेंगे इसको कैसे, पहला बनेगा इसका, दो संख्याओं का योग 45 है, दो संख्याओं का योग 45 है एवं, ऐसे लिखते हैं एक ही बार में, एवं उनका अंतर, भाई आगे तो घटा के दिया है ना, उनका अंतर 13 है। ये कथन के रूप में हो गया, एक लाइन का कथन है। देखिए दो संख्याओं का योग 45 है, इनका योग 45 है, x और y हमारे दो संख्याएं हो गई, ठीक है, अज्ञात संख्याएं हैं और इनका योग यहाँ पे 45 है, जुड़ा हुआ है, इधर घटा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, उनका योग, दो संख्याओं का योग 45 एवं उनका अंतर क्या है 13 है। ये कथन के रूप में आपने लिख दिया। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या लिखा है, समीकरण, यहाँ पे समीकरण लिखा है x माइनस 1 बटा वाई बराबर 1/2 तथा x बटा वाई प्लस 3 बराबर 3/2 को कथन के रूप में लिखिए। इसको भी कथन के रूप में ही लिखना है, ठीक है, इसको भी कैसे लिखना है, कथन के रूप में ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये कोई संख्या है, पता तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे इसमें, किसी संख्या में, एक मिनट, किसी संख्या से एक कम को दूसरी संख्या से भाग, भाई इस संख्या से एक कम है, -1 है, और ये दूसरी संख्या हो गई, ये भी अज्ञात संख्या है, दूसरी संख्या से भाग करने पर
आधा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। भाई ये क्या है, 1/2 का मतलब तो आधा ही हुआ ना। तो किसी संख्या, अच्छा इसको और तरीके से लिख सकते हैं, और अलग अलग तरीके होते हैं। किसी संख्या से एक कम को, किसी संख्या के, है ना, किसी संख्या से एक कम को दूसरी संख्या से भाग करने पर आधा प्राप्त होता है। ये तो पहला हो गया। अगले को क्या लिखोगे, किसी संख्या को, मतलब इस संख्या को, ये दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या में, एक मिनट, किसी संख्या को दूसरी संख्या में 3 जोड़कर भाग देने पर, किसी संख्या को दूसरी संख्या में 3 जोड़कर, किसी संख्या को दूसरी संख्या में 3 जोड़कर भाग देने पर 3 दहाई, है ना, दहाई, या इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं 1.5 प्राप्त होता है, या 3 दहाई लिख सकते हैं। 3 दहाई लिख देता हूं, 3 दहाई प्राप्त होता है, 3 दहाई का मतलब कि 3/2, है ना। 3/4 मतलब 3/4, 3, है ना, 1 दहाई मतलब 1/2। ठीक, इस प्रकार से ये कथन के रूप में आपने इसको लिख दिया। ठीक है, कितने आसान आसान प्रश्न हैं। आशा करते हैं ये अगर एग्जाम में आ जाए तो आप तो पूरा 100 में 100 लाओगे। इतने आसान प्रश्न हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते। मज़ा आ रहा है? लाइक करें भाई, लाइक करें, शेयर करें, सभी को भेजें अपने मित्रों के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां देखिए, प्रश्न क्रमांक 6वां क्या लिखा है। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। पहले तो वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष। नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष है, और पुत्री से कह रहा है ना, तो पुत्री की आयु लिखेंगे, पुत्री तथा करके लिखेंगे, तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितना है? y वर्ष है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व नरेश की आयु कितनी होगी? नरेश की आयु कितनी होगी? वर्तमान जब x है तो इसमें 7 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? x - 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, तो घटाएंगे, बाद की अगर करता तो जोड़ते। पुत्री कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु
y माइनस 7। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए फिर से, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु पुत्री तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, यानी इसकी आयु जो है x माइनस 7 इस पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, y माइनस 7। सॉल्व कर दीजिए, x माइनस 7 इसको यहाँ कर दीजिए तो आ जाएगा 7y 7 7 49, ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे माइनस 7y हो जाएगा, ये उस पार चला जाएगा माइनस 49 प्लस में 7। ठीक है, फिर ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को आप घटा दो, कितना आ जाएगा माइनस 42। ठीक है, ये समीकरण निकल गया। समीकरण के इस कथन को समीकरण के रूप दीजिए, समीकरण के रूप एक निकल गया। फिर आगे देखिए कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो फिर आगे लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी रहेगी। तो एक दोनों की आयु निकाल लेते हैं पहले 3 वर्ष बाद की। नरेश की आयु, नरेश की आयु कितनी हो जाएगी, x धन 3 वर्ष लिख देंगे। ठीक है, पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु y धन 3 वर्ष। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बोल रहा है कि मेरी आयु 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी रहेगी, यानी x प्लस 3 गुनी होगी, ये इसके 3 गुनी होगी, तो यानी पुत्री में 3 गुना कर देंगे ऐसे। तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर इन दोनों का करेंगे 3y, इसका करेंगे 3 तिया 9। पक्षांतर कर देते हैं, चलिए तो पक्षांतर करेंगे, ये इस पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा x माइनस 3y बराबर ये 3 उस पर चला जाएगा, यानी 9 माइनस 3 बराबर 6, यानी x माइनस 3y कितना हो गया, ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो ये एक समीकरण तो आपका ये निकल गया, एक समीकरण ये निकल गया। तो इसको जो है कथन के रूप में ऐसे लिखा गया है, तो आपको समीकरण का रूप देना है। ठीक है, हालांकि आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 नंबर का, हालांकि 2 नंबर से ज़्यादा 3 नंबर लायक है। खैर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 2 नंबरी वाले 3 नंबर में भी दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। अच्छा, ये वाला जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, थोड़ा धुंधलापन था, है ना, मोबाइल में स्क्रीन में थोड़ा सा धुंधलापन आ गया था। फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार, चलिए फिर से बता दे रहा हूँ इसको, है ना, पहला नंबर फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने इसको सॉल्व करके लिखा है आगे, आप तो उसके पहले भी जो 3 गुनी 7 गुनी थी वहाँ तक भी लिख सकते हो, वो भी समीकरण ही है, तो आपकी मर्जी जहाँ तक लिखना है वहाँ तक लिखिए। अच्छा, ये वाले को सॉल्व करे थे तो क्या हुआ, धुंधलापन था, है ना। चलिए, तो पहले क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे 15x माइनस 3y बराबर 14। ये समीकरण आपका क्या है, समीकरण आपका 1 है। ठीक है, दूसरा क्या है, 60x माइनस 12y बराबर 56, ये समीकरण आपका 2 है। इसमें a1 का मान निकाल लेते हैं 15, b1 का मान होगा -3, c1 का मान कितना होगा 14, a2 का मान कितना होगा 60, b2 का मान कितना होगा -12, c2 का मान कितना होगा 56। अब a1 बटा a2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 15/60, काट दीजिए, 15 × 15, 15 × 60, कितना आ गया 1/4, कॉमा करेंगे। b1 बटा b2 निकाल लेते हैं, कितना जाएगा -3 बटा -12, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 × 1 3, चौको 12, 1/4, कॉमा c1 बटा c2 निकालेंगे तो कितना है 14/56, 14 × 14, चौको 56, कितना आ गया 1/4। आप देख पा रहे होंगे कि a1 बटा a2
1/4, B1/B2 1/4, C1/C2 1/4, यानी सभी मान एक जैसे हैं तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों मान बराबर है ना, इसलिए पूछा था किस प्रकार का हल है, तो पता चल गया अपने को। निकाय का क्या है, निकाय का अंतः अनेक हल है, निकाय का अंततः अनेक हल होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये छठवां तक आप देख सकते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न में ही आता है, 2 अंक का है। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे के प्रश्नों को। अगला देखते हैं प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा सा तिरछा करके शूट करना पड़ रहा है। बात ऐसी है कि दोपहर टाइम में बना रहा था, तो उसी समय कुछ काम आ गया था, है ना, जिसकी वजह से क्लासेस पूरी नहीं हो पाई थी। तो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं, जो आपके 2 चैप्टर से संबंधित हैं, चैप्टर नंबर 2 से 2 चरों का रैखिक समीकरण, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शाम के वक्त क्लासेस चल रही है अभी, है ना, शाम के वक्त पढ़ा रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। ये अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन इस टाइप के से पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि जैसा कि बोर्ड द्वारा दिया गया है, क्वेश्चन बैंक बनाया गया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनमें से ही उम्मीद किया जा सकता है क्वेश्चन आने का संभावना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x अंश है, कोण B बराबर 3x है, कोण C बराबर 22। और यहाँ पे मिस्टेक किया था, क्वेश्चन देख लेंगे आपके उसमें इस प्रकार से था, क्वेश्चन बैंक में जो PDF बना हुआ है, PDF में यहाँ पे x है, यहाँ पे y है तो ये सही तरीका लिखने का। लेकिन अगर इस हिसाब से बनाया जाए तो आप नहीं सिद्ध कर पाएंगे कि समकोण त्रिभुज है। यह भारी परेशानी होगी। हो सकता है कि इसमें ऐसा भी हो जाए कि समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं था। आपकी किताब से अगर मिलाओगे तो एग्जाम्पल का प्रश्न लिया गया है, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। तो सेम क्वेश्चन बन जाता है उस तरीके से, है ना। तो मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। खैर मैं इसको सुधार के इस तरीके से बना दे रहा हूँ, आप ऐसे ही बनाने का प्रयास करेंगे। अगर चेंज करके दे देता है तो फिर उसको देखेंगे, फिर आप उस प्रश्न को बनाना, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन होना चाहिए और यही होगा भी, क्योंकि सही यही है। इसी से प्रूफ हो पाता है कि हमारा ये जो माप दिया गया है, माप के आधार पर हम लोग जब मान याद करते हैं तो किसी न किसी कोण का मान 90 डिग्री आता है, जिससे प्रूफ होता है कि ये समकोण त्रिभुज के ही एंगल दिए गए हैं, समकोण त्रिभुज हमारा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है, लिखेंगे दिया है कोण A बराबर है x अंश, कोण B बराबर है 3x अंश, कोण C बराबर है 22 अंश, ठीक है। और ये मान भी लिख लेते हैं, 3y अंश माइनस 5x बराबर 30। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। यहीं पे मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। इसको मैं यहाँ स्टार लगा दे रहा हूँ समझने के लिए। ये वाला पद यहाँ पे मिस्टेक है, x को यहाँ किया है, y को यहाँ आपके PDF में जो भी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। मैं इसको सुधार के अभी सुधारा हुआ है, ये सही है, ठीक है। खैर इतना बड़ा भूल नहीं करना चाहिए भाई, टाइप कर ही रहे थे तो सही तरीके से देख के, अब क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है तो उस हिसाब से देखा जाए, सही तरीके से करना चाहिए। कई जगह मिस्टेक देखने को मिला है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो भाई क्या कह सकते हैं, है ना, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पे ये जो मान दिए, मान के आधार पर
देखिए त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार से मान लीजिए है, ये त्रिभुज हमारा है, इस प्रकार से त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे मान इनके दिए हैं, मान लीजिए ए का मान ये है, बी का मान सॉरी यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए का मान दिया हुआ है, ए का मान हमारा दिया है x और बी का मान दिया है 3x, सी का मान यहाँ पे y। इस प्रकार से त्रिभुज है, इसी को प्रूफ करना है कि समकोण है या नहीं है, ठीक है। तभी चर रूप में ये मान दिए गए हैं, चर रूप में मान दिए गए हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसका फ्रेश मान निकाल लेते हैं, इसका मान y का मान निकाल के और फ्रेश मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मान के आधार पर आप बचपन में पढ़े होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। इसलिए तीनों कोणों को जोड़ेंगे, कोण ए धन, कोण बी धन, कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान कितना है, x धन, कोण बी का मान 3x है धन, कोण सी का मान कितना है, y बराबर 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, 1x यहाँ है, 3x यहाँ, कितना हो जाएगा 4x धन y बराबर 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो समीकरण मान लीजिए हमारा ये 2 हो गया। अब इसी को मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करेंगे, और हल करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है भैया। आप प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं, है ना। तो जो तरीके आपकी बुक में दिए गए हैं किसी तरीके से बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि तो हो जाएगा 4x प्लस y बराबर 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180, और ये पक्षांतर हो जाएगा 4x यहाँ पे। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया, ठीक है। अब ये जो समीकरण 3 निकला है, ये समीकरण 2 के द्वारा निकला है, ये 2 से निकला है। y का मान हमने निकाला यहाँ पे। इस y के मान को चूँकि अब 2 से निकाले हैं, तो इसके मान को हम लोगों को 1 पे रखना पड़ेगा। अगर 1 से निकाले होते तो 2 पे रखना पड़ता, ठीक है। उसी पे नहीं रखना है, ठीक है। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है यहाँ पे 3y माइनस 5x बराबर 30। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 सेम लिखेंगे। y का मान क्या है, y का मान 180 माइनस 4x, तो 180 माइनस 4x लिखेंगे, माइनस 5x सेम रहेगा बराबर 30, ठीक है। इनका गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा 180 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 3 54, 540 और 4 3 12, 12x माइनस 5x बराबर हो जाएगा 30, ठीक है। ये दोनों जोड़ देते हैं, माइनस आ जाएगा 17x बराबर 30, और ये जो है उस पास चला जाएगा, पक्षांतर कर देते हैं ताकि x का मान निकाल सकें। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको इस पार कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों देखिए घट जाएंगे, इनको घटा दीजिए, कितना जाएगा 51, यानी 510 माइनस में आएगा, है ना। इसका बड़ा है माइनस का आएगा, और ये बटा में जाएगा माइनस का, माइनस 17, माइनस में कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 3 51, कितना आ गया, x का मान आप देख सकते हो 23 आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 3 पे रख देते हैं ताकि y का मान निकल जाए। लिखेंगे x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, देखिए y बराबर 180 माइनस 4x,
y बराबर 180 माइनस 4, तो y से 180 से माइनस 4 गुणा x का मान कितना है, x का मान 30 है, ये हो जाएगा 30 यानी 180 माइनस 4 3 12, कितना आ जाएगा 120, ये आ गया आपका 60, यानी y का मान आ गया आपका 60। ठीक है, अब ये x y का मान तो निकल गया, हमको प्रूफ करना है कि ये त्रिभुज जो है, जो माप दिया गया है, माप के आधार पर अपने को प्रूफ करना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। समकोण त्रिभुज कैसे प्रूफ होगा, जब आप किसी ए बी सी तीनों में से किसी एक की वैल्यू को 90 डिग्री अगर प्रूफ कर लेते हो, तब ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि बता सकते हैं सिद्ध करके कि लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज हमारा ये मान है। ठीक है, समकोण त्रिभुज हमारा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। अच्छा, इधर का मिटाना पड़ेगा, मैं इधर का मिटा दे रहा हूं। तो यहाँ पे मैं इधर का मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो ए का मान निकालेंगे, ए कोण ए बराबर कितना होगा, कोण ए बराबर हमने माना था x, है ना। x का मान कितना निकला देख सकते हो, x का मान 30 है, 30 लिखिए। ठीक है, कोण b बराबर कितना है, कोण b बराबर यहाँ पे 3x है, 3x लिखेंगे बराबर 3 गुणा x का मान कितना है, x का मान 30 है, तो कितना 3 3 9 90 अंश। ये देखिए b का मान 90 आ चुका है। ठीक है, कोण c का मान कितना है, कोण c बराबर 22 है, y का मान कितना है, y का मान हमारा 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समकोण है, ये क्या है, समकोण है, समकोण है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि कोण B बराबर 90 डिग्री समकोण है, समकोण है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। 6 नंबर का इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा और यहीं में से क्वेश्चन आने को उम्मीद है, तो इनको तैयार रखें आप, बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए तो फिर दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हो गया, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। समीकरण निकाय, ये समीकरण निकाय दिया है, इनको हल करना है। ठीक है, तो क्या दिया है, 41x माइनस 17 y बराबर 99। ठीक है, ये समीकरण आपका एक हो गया। और अगला समीकरण क्या है, 17x माइनस 41y बराबर 55, समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पे जो मान दिए गए हैं काफ़ी बड़े बड़े मान हैं, गुणा भाग करने में दिक्कत होगी। सबसे पहले ऐसा करते हैं, समीकरण 1 2 को क्रमशः एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, ताकि वैल्यू छोटा प्राप्त हो जाए। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट से जुड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट से जुड़ेगा, तो ऐसे लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले तो इधर वाले को लिख लेते हैं, 41x माइनस 17y धन 17x माइनस 41। एक क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, मुझे मिस्टेक थोड़ा सा लग रहा है।
अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। यहाँ पे देखिए, ये हमने उतार दिया इसको, इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो पहले इसको लिख देंगे, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ेंगे, राइट राइट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट जोड़ेंगे, फिर आगे लिखेंगे बराबर ये राइट राइट जुड़ेगा, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ पे ये जो 41x है, इस x से x जुड़ जाएगा, ये प्लस प्लस का है, प्लस प्लस है ना, दोनों जुड़ेंगे, कितना जाएगा 7 1 8 और 4 1 5 x, ठीक है। इसके साथ ये जुड़ जाएगा, देखिए ये भी जुड़ेगा, कितना जाएगा, ये आ जा रहा है आपका, अच्छा ये भी सेम आ जा रहा है 58y बराबर 9 5 14 9 5 14 1 15, ठीक है। यानी x माइनस वाई, इसमें 58 कॉमन आ रहा है, बराबर कितना हो जाएगा 154, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 154, और बटे में कितना है, बटे में आ जाएगा ये 58, ठीक है। चलिए इसको भाग लगाने का प्रयास करते हैं, भाग करते हैं इसको, तो कितने से कटेगा, चलिए इसको काटिए, 156, सॉरी यहाँ पे 54 था ना, अच्छा अच्छा 54 है, हाँ 54 है। चलिए इसको गुणा करते हैं, अच्छा ये तो भाग जाएगा ना, ये भाग होगा, सॉरी भाग जाएगा। इसको भाग करते हैं तो कितने से जाएगा, ये अगर 3 से करें तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24, ठीक है। 1 मिनट, ये किससे जाएगा देखिए, करके देखिए, 3 बार में जाएगा। अच्छा क्वेश्चन एक जगह और मिस्टेक लग रहा है मुझे, पता है क्या, कई जगह मिस्टेक है भाई। आपके बुक में देखा जाए तो यहाँ पे 75 है, या तो मैं लिखने में गलती किया हूँ, यहाँ पे 75 है, 75 है, तो यहाँ भी 75 होगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा 75 होगा, ये कितना जाएगा 9 5 14 और 9 7 16 17 74, ये 74, ये 3 बार यहाँ पे 74 आ जाएगा, 3 बार में कटेगा। यानी देखिए ये x माइनस वाई बराबर ये 3 आ गया, ये समीकरण नंबर 3 है आपका, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 3 आपका बन चुका है ना, समीकरण 3 बन चुका है, आप देख सकते हैं छोटे पद में आ गया है, ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया समीकरण 1 2 को, इस बार क्या करेंगे समीकरण 1 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। तो इनको घटाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट घटेगा, राइट राइट घटेगा, तो क्या करेंगे पहले लिख देते हैं 41x माइनस 17y माइनस, अच्छा ध्यान रखेंगे जब भी घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे द्विपदी है, तो इसके साथ इसको घटाएंगे तो पहले इसको तो लिख देंगे बिना ब्रैकेट का चल जाएगा, लेकिन जब इसको माइनस करके लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखना है इसको, जैसे कि ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 17x माइनस 41y बराबर, इसके साथ ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा 99 माइनस 75, ठीक है। अब ऐसा करेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदलाव करेंगे, 41x माइनस 70y, और यहाँ पे देखिए चिन्ह का गुणा होगा सब पर, सबका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस प्लस है ना, माइनस हो जाएगा 17x, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 41y बराबर कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 4 और ये 2, 24 आ गया, ठीक है 24 आ गया। अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं, ये x में है कितना 41x है, और यहाँ पे 17x है, ठीक है। तो इन दोनों घटा देते हैं, कितना जाएगा 41x में 17x घटा दीजिए, कितना जाएगा, हो जाएगा 11 7 4 4 और ये 3 ये 2, 24x आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इसको घटाएंगे ना, इन दोनों घटाएंगे तो ये प्लस में आ रहा है कितना, ये भी 24y आएगा, यानी 17y माइनस में है और ये 41y प्लस में है,
दोनों घट जाएंगे तो 24y आएगा, ये 24। ठीक है, इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, सेम है ना, कॉमन आ रहा है x प्लस वाई बराबर 24। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 24 बटा यह आ जाएगा 24, कट के आ गया 1, यानी x प्लस वाई बराबर 1। ये समीकरण नंबर आपका ये 4 बन गया है। 3 तक तो बना था, चौथा। ठीक है, इस प्रकार से 2 समीकरण बना लेंगे हम लोग, और छोटे छोटे समीकरण हैं ये, अब इनको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको आगे आप प्रतिस्थापन से या विलोपन से कर सकते हो। अभी देखना यहाँ पे गुणा भाग में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, अभी यहाँ पे थोड़ा आसान हो गया, अब इसको आराम से बना सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको फिर समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करके x y का मान निकालते हैं। ठीक है, हो गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, हम लोग समीकरण ये लेंगे 3 और 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे विलोपन विधि लगा दे रहा हूँ मैं, विलोपन विधि। और विलोपन विधि में करते क्या है, इन दोनों को सेम उतार दो आप पहले, x माइनस वाई बराबर 3, और उधर क्या है x प्लस वाई बराबर 1। लाइन खींचना है, चिन्ह में बदलाव करना है। यहाँ प्लस है तो माइनस करिए, प्लस है तो माइनस करिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी माइनस। अच्छा, यहाँ पे ये तो दोनों कट जा रहे हैं, ये प्लस और माइनस हो गया, और ये माइनस में जुड़ जाएंगे, है ना, ये माइनस बन चुका है ना, माइनस जुड़ेगा 2y बराबर 3 में 1 घट गया 2 आ गया, तो y बराबर कितना जाएगा 2 बटा -2, कटेगा तो कितना आएगा y बराबर -1। ठीक है, अब इस y के मान को रख देते हैं समीकरण 1 या 2 पर। अच्छा, 1 2 पे या फिर यहाँ पे रख देते हैं, यहीं पर रख देते हैं, समीकरण 3 पे भी रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, x के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा ये है, तो पहले एक बार लिख देते हैं इसको, x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे देखिए x सेम रहेगा, माइनस, फिर y का मान कितना है -1 करेंगे बराबर 3, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बराबर ये 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3, पक्षांतर कर देंगे 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x का मान 2 आया और y का मान -1 आ चुका है, देख सकते हैं। इस प्रकार से इनको सॉल्व करना था और x y का मान प्राप्त करना था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, आधा करके आप लिख देना, अतः x बराबर 2 और y बराबर -1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा आपको तिरछा दिख रहा होगा, मैनेज करेंगे, है ना, क्योंकि शाम का वक्त है और लाइट की वजह से अगर सामने कर दूंगा सीधा सीधा तो यहाँ चमकता है। ठीक है, तो सही तरीके से दिख नहीं पाएगा, इसे तिरछा मजबूरन करना पड़ा, है ना, समझ सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। ये सभी 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। इस टाइप के बड़े बड़े प्रश्न आते हैं 6 नंबरी आपके एग्जाम से, इनको आप कई बार बनाइए, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना। अच्छा, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को लड़ने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना इकाई अंक, भाई संख्या होगी और 2 अंक वाली संख्या होगी, इसमें इकाई दहाई दोनों तो होंगे ना। तो इकाई अंक कितना है x तथा दहाई अंक y है। ठीक है, वो जो संख्या है उसकी इकाई अंक x हमने माना और दहाई अंक y माना। ठीक है,
संख्या क्या होगी? संख्या निकालने के लिए तो आपको पता है संख्या कैसे निकाली जाती है, 10 गुणा दहाई अंक धन 1 गुणा इकाई अंक, ठीक है। तो 10 गुणा दहाई अंक क्या है? दहाई अंक वाई है, वाई लिखेंगे, धन 1 गुणा इकाई अंक क्या है? एक्स है, एक्स लिखेंगे। दोनों को गुणा कर देते हैं, 10 वाई धन दोनों को हो जाएगा एक्स। ये हमारा संख्या है, ठीक है। तो संख्या निकाल लिए। इसके बाद कहता है अंकों को उलटने पर, अंकों को उलट के एक बार संख्या निकाल लेते हैं। अंकों को उलटने पर, अच्छा, अंकों को उलटने पे उलटेंगे तो नई संख्या प्राप्त होगी, और नई संख्या में क्या करेंगे? जो यहाँ पे दहाई है, दहाई को इकाई के स्थान पर रख देंगे और इकाई को दहाई के स्थान पर रख देंगे, तो संख्या का अंक उलट जाएगा, ठीक है। तो नई संख्या लिखेंगे, नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणे इकाई अंक धन 1 गुणा दहाई अंक, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इकाई अंक आपको क्या है? इकाई अंक एक्स है, एक्स लिखेंगे, धन दहाई अंक कितना है? वाई है, वाई लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 10x धन वाई, ठीक है। इतना करने के बाद अब प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसा कह रहा है, हालांकि प्रश्नानुसार तो ये भी हम लोग बनाए हैं, लेकिन प्रश्नानुसार आप लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है देखिए, एक बार फिर पढ़िए। 2 अंकों वाली एक संख्या, यानी ये संख्या हो गई 2 अंकों वाली संख्या, अभी निकाला हमने, का 7 गुना, यानी इसका 7 गुना, यानी 7 गुना करेंगे 10 वाई धन एक्स का, इसका 7 गुना अंकों को उलटने पे बनने वाली संख्या, अंकों को उलटने पे बनी संख्या ये उसके 4 गुने के बराबर है, मतलब ये वाली इसके 4 गुने के, यानी 4 गुना 10x धन वाई, ठीक है। गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ कर देंगे, आ जाएगा 70 वाई धन इसका यहाँ करेंगे 7x होगा, ठीक है। 4 दाम 40x, 4 सॉरी यहाँ पे क्या लिखा, 4 वाई, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद पक्षांतर कर लेते हैं, है ना, इसको इधर ले आते हैं। तो ये पहले तो ले लेते हैं 7x माइनस, ये है प्लस में, इस पर आ जाएगा, पक्षांतर हो रहा है तो प्लस में हो जाए, माइनस में हो जाएगा, प्लस है ना, इस पर आएगा माइनस में हो जाएगा, बाकी ये सेम रहेंगे। प्लस 70 वाई, इसको इधर ले आएंगे, 4 वाई बराबर 0, ठीक है। अगले लाइन में क्या करेंगे? दोनों घटा देते हैं तो कितना जाएगा? माइनस आ जा रहा है 33x, इन दोनों घटाएंगे, दोनों घटा लेते हैं, कितना जाएगा? धन का 66 y बराबर 0। माइनस 33 वैनिष्ट है, इसको निकाल लेते हैं बाहर, तो कितना जाएगा? x और माइनस, यहाँ पे ध्यान रखेंगे माइनस कभी भी कॉमन आता है, इसका मतलब माइनस आ रहा है कॉमन, तो माइनस का सब पे भाग लगाएंगे, जो आएगा अंदर में लिखेंगे। 33 भी कॉमन आ रहा है तो 33 का भाग लगाएंगे, तो 33 से कम 33 यहाँ एक पे लिखेंगे नहीं, माइनस का भाग लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये, और 33 का इस पर भाग लगाएंगे, 33 दूना 66, कितना जाएगा? x माइनस 2y, इसको उस पर बटे में कर दीजिए, यानी हो गया x माइनस 2y बराबर 0 बटा माइनस 33, x माइनस 2y बराबर कितना हो गया? 0, समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए, तो ये समीकरण नंबर 1 हो चुका है, बन गया है हमारा। इसके बाद पढ़ते हैं, दोनों के अंकों का योग बता रहा है 3 है, ठीक है। एवं x प्लस वाई बराबर बता रहा है 3 है, समीकरण नंबर ये 2 बन चुका है। अब दोनों को आराम से हल कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व करके x वाई का मान निकालेंगे और बाद में संख्या, अपने को संख्या निकालना हुआ, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर यहाँ पे नई वाले में नहीं लिखना है, इस पे फिर x वाई का मान निकाल के रख देना है, तो संख्या निकल जाएगी, ठीक है।
चलिए तो एक्स वाई का मान निकालते हैं दोनों समीकरणों की सहायता से। या तो आप प्रतिस्थापन विधि लगा लो या विलोपन विधि, है ना। चलिए 2 ही मेथड तो दिए हैं आपके बुक में, उन्हीं तरीके से बना सकते हो। इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। तो समीकरण देख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से यहाँ भी प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे या फिर विलोपन विधि लगा देते हैं। चलिए विलोपन विधि लगा देते हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। तो दोनों समीकरणों को ले लेते हैं। समीकरण क्या है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, 2 क्या है, x प्लस y बराबर 3। ऐसे क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलाव करेंगे, यहाँ प्लस और माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस करेंगे, यहाँ प्लस और माइनस करेंगे, है ना। ये तो दोनों कट जाएंगे, बचा क्या है, माइनस 2y और 1y, यहाँ पे 1y है, दोनों जुड़ेंगे, कितना जाएगा, माइनस 3y बराबर माइनस 3। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 3 बटा माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये कट गया, y का मान कितना आ गया, y का मान आपका 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 या 2 पे रख देते हैं। समीकरण 1 तो मिटा दिया हूँ, हालांकि यहाँ पे है, समीकरण 2 पे रख देते हैं, चलो ठीक है। समीकरण 2 किसी भी रख सकते हो, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा ये है, x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान कितना है, 1 लिखेंगे बराबर 3, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, x बराबर कितना हो जाएगा, 2। x वाई का मान निकल चुका है। अब संख्या पूछा था, देखो यहाँ लिखा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इस संख्या जो है ना, यहाँ पे संख्या बराबर 10y धन x लिखा है, इसी पे मान रख देते हैं, संख्या वहीं से निकलेगा। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10y धन x, 10 गुणा y का मान कितना है, y का मान है आपका 1 धन x का मान कितना है 2, हो जाएगा ये 10 धन 2 कितना आ जाएगा 12। तो ये जो संख्या है ये हमारी संख्या 12 है, ठीक है। आप देख सकते हो आंसर इसका आ चुका है, संख्या हमारा 12 है, ठीक है। ऐसे बनाना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट पढ़ते हैं आगे। एक प्रश्न और है, ये पूरे चैप्टर का मैराथन क्लास चल रहा है, जिसमें एक एक चैप्टर के क्लासेस होंगे, ज़्यादा बड़े होंगे तो देखेंगे, उसमें डबल कर देंगे। फिलहाल अभी तो एक में हो जा रहा है ना, 1 से 1.5 घंटे लगेंगे मान लीजिए, ठीक है। चलिए, और बार बार कहना ना पड़े, समझदार हैं आप लोग, अगर चैनल पे जुड़े हैं तो लाइक करें, शेयर करें, अगर समझ में आती है क्लास तो, ठीक है। रात का वक्त है, ज़्यादा ज़ोर से बोलना भी ठीक नहीं है ना किसी की नींद ही आराम हो, है ना, अगल बगल सो रहे होंगे, ठीक है। चलिए, बाकी सुनाई तो दे रहा है ना, बताया करें यार, कुछ बताते भी नहीं है ना, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, कुछ बताया करें। चलिए, तो मिटा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। एक क्वेश्चन और है, प्रश्न क्रमांक 4। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, अंतिम प्रश्न है इस क्लास का, है ना, इस चैप्टर का, मान लीजिए इस चैप्टर का है आपका, ठीक है। एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाएं। अच्छा, सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तो अपने को पता नहीं है, x है, ठीक है, तथा
प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी कितने होंगे, y, विद्यार्थी y है। यानी एक पंक्ति में विद्यार्थी y हैं और पंक्तियों की संख्या x है। तो कितने कुल विद्यार्थी हो गए, तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे x गुणा y बराबर xy, ये विद्यार्थी हो गए। ठीक है, इतना निकालने के बाद फिर आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और आगे लिखते जाएंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की पंक्तियों में खड़े हैं। ठीक है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाए। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर देने पर, जब मान लीजिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कम कर देते हैं, 4 विद्यार्थी कम करते हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी 22 थे, अब इसमें 4 कम कर दिए, यानी y - 4 हो जाएगा। तब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, y - 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिया जाए तब 4 पंक्तियां अधिक हो जाती हैं। यानी प्रत्येक पंक्ति में जो विद्यार्थी 22 माने थे, इसमें 4 विद्यार्थी कम कर देते हैं। ठीक है, 4 विद्यार्थी कम कर देते हैं तो पंक्तियों की संख्या में 4 पंक्ति बढ़ जाती है, मैंने मतलब पंक्तियां 4 बढ़ जाती हैं, लिखा है ना, 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं। यानी पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है, x पहले था तो 4 बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये प्रश्नानुसार आप इसको समझ के बनाएंगे यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब विद्यार्थी कितने हो गए, विद्यार्थी तब कितने होंगे, विद्यार्थी तो उतने ही हैं, बस क्या किया जा रहा है, जितने विद्यार्थी हैं उस कक्षा में तो उन विद्यार्थियों को अदला बदली किया जा रहा है ना। जैसे कि बता रहा है कि यहाँ पे देखिए 4 विद्यार्थी हर एक पंक्ति से कम कर दिया जाता है तो पंक्तियाँ कितनी बढ़ जाती हैं, 4 वृद्धि होती है, ऐसा कह रहा है। वहाँ से कक्षा से बच्चों को हटाया नहीं जा रहा है, उन्हीं बच्चों को ही यहाँ वहाँ करके, है ना, अदला बदली करा जा रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थी तो उतने ही होंगे ना, मतलब इनका जो गुणनफल है पूर्व में जो विद्यार्थी थे उसके बराबर होना चाहिए। यानी विद्यार्थी कितने हो गए, x धन 4 इंटू y - 4। और ये किसके बराबर होगा, ये पूर्व में जो विद्यार्थी थे, क्योंकि कुल विद्यार्थी पहले जितने थे उतने अभी भी विद्यार्थी हैं। ठीक है, x y बराबर ये पूरा हो जाएगा x धन 4 y - 4। ठीक है, चलिए x y से हम लिखेंगे, इस x का इस x y से करेंगे गुणा तो x का y से करेंगे x y हो जाएगा, x का गुणा -4 से करेंगे तो 4x होगा, 4 का y से करेंगे तो +4y हो जाएगा, 4 का 4 से करेंगे 4 चौको 16 हो गया। अच्छा x y तो कट जा रहा है ना, x y कट जा रहा है और ये 16 इस पर पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 16 बराबर उस पर क्या बचा, -4x + 4y। ठीक है, ऐसे इसको बना लेंगे, है ना। अब ये 16 सेम रहेगा, इससे -4 कॉमन लेते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा बताइए,
एक्स माइनस वाई आ जाएगा। माइनस कॉमन आ रहा है तो यहाँ का चिन्ह बदलेगा ना। अच्छा चलो इसको काट देते हैं, यहाँ से पहले इसको बटे करेंगे, इसके बाद काट देते हैं, ठीक है। कट जाएगा एक्स माइनस वाई, ये 4 एक कम 4 4 4 को 16, यानी एक्स माइनस वाई इस पार करके लिख देते हैं, और यहाँ क्या माइनस बचा है और 4 माइनस 4, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। यानी एक्स माइनस वाई बराबर माइनस कितना आ गया 4, ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन चुका है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हो गया, समीकरण नंबर 1 निकाल लिए हैं, ठीक है। अब फिर से प्रश्नानुसार, अच्छा यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अगला देखते हैं आगे। प्रश्नानुसार ही एक हमारा समीकरण तो बन चुका है, आगे पढ़ेंगे फिर, है ना, और अगला समीकरण बनाएंगे। देखिए लिखा है, लेकिन यहाँ से देखिए क्या लिखा है, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर देते हैं, इस बार क्या होगा, प्रत्येक पंक्ति में, अच्छा यहाँ से दोबारा लिखेंगे आप लोग, यहाँ से दोबारा लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े करने पर, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी, अब इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। चलिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़ा कर देते हैं। तो पहले कितने थे, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी y थे, अब 4 और कर दे रहे हैं, यह इस बार y + 4 होगा। तो पंक्तियों की संख्या में क्या बदलाव होता है, देखिए तब 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं। चलो तो पंक्तियों की संख्या कितनी थी, x था, तो x में 2 कम हो जाता है, तो विद्यार्थी कितने होंगे, y + 4 x - 2, और ये कुल विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कम या ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, ये पूर्व में जो विद्यार्थी थे उसके बराबर होगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसमें लिख दे रहा हूँ, ये वाले में, ठीक है। ध्यानपूर्वक बनाएंगे कौन कहाँ पे है, ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो इनका गुणनफल लेंगे इसके बराबर, यानी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, y + 4 और x - 2, एक्स वाई सेम रहेगा, इसका y का करेंगे इससे गुणा, एक्स वाई होगा, y करेंगे इससे -2y होगा, इसका 4 का इससे करेंगे 4x होगा, इसका यहाँ करेंगे -8 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, दोनों कटेंगे, इस पर उस पर काट दिया जाता है, सेम सेम रहे, चिन्ह भी सेम रहे, सब कुछ सेम रहे। तो ये -8 इस पर आएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर -2 y + 4x, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा इसमें ऐसे करते हैं, रुको, ये इधर x जो है इस पूरे पद को इधर ले आते हैं और 8 को इधर ही रहने देते हैं, तो इसको इधर ले आएंगे तो -4x हो जाएगा, प्लस में है इस पर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इस पर आएगा प्लस हो जाएगा, 2y बराबर -8, -2 कॉमन आएगा इसमें से, तो 2x बचा, -y बराबर -8। अब ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से काट सकते हो, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, यानी 2x - y बराबर कितना आ गया 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो चुका है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, ठीक है।
चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं। अब देखिए 6 नंबर के प्रश्न आ रहा है तो 6 नंबर में तो मेहनत करना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। समीकरण एक व दो से, समीकरण 1 2 से इनको ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस वाई बराबर -4 और 2x माइनस वाई बराबर 4। लाइन खींच के चिन्ह बदलाव करेंगे। ये आपका विलोपन विधि है, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि है, ठीक है। चिन्ह बदलाव करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर लेंगे, है ना। और ये तो कटेगा, माइनस और प्लस हो गया, कट गया। और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटेगा तो माइनस का x बचेगा बराबर, ये दोनों ही जुड़ जाएंगे, माइनस हो जाएगा 8, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 8। अब x के मान को क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 या 2 पे रख देते हैं ताकि y का मान भी निकल जाए, ठीक है। चलिए